वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन स्ट्रेट लाइंस। आज के लेक्चर में हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन के बारे में सीखेंगे। पहले हमने जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन के बारे में सीखा और दो विशेष फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन उसके बाद सीखे, 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म। कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना था, इसलिए यहाँ पे मैंने कुछ और लिखा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो इंटरसेप्ट फॉर्म, हमारे पास दो नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स दिए हुए हैं ए और बी, और एल वो लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट इज ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज बी। एक्स इंटरसेप्ट इज ए का मतलब वो a,0 से पास हो रही है, और वाई इंटरसेप्ट इज बी का मतलब वो 0,b से पास हो रही है। और फिगर में ऐसा लग रहा है कि ए और बी पॉजिटिव हैं, पर वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बस नॉन ज़ीरो हैं दोनों के दोनों, ये रिक्वायरमेंट है, या ये हमने बता दिया है कि दोनों नॉन ज़ीरो हैं। तो लाइन ऐसी दिखेगी, उप्स ऐसी नहीं। तो इसकी इक्वेशन बतानी है। अगर इंटरसेप्ट्स पता चल जाए और ये पता हो कि इंटरसेप्ट्स नॉन ज़ीरो हैं, तो लाइन की इक्वेशन क्या हम लिख सकते हैं। इंटरसेप्ट्स होने को तो ज़ीरो भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसी लाइन हो तो इसका एक्स इंटरसेप्ट ज़ीरो है और वाई इंटरसेप्ट भी ज़ीरो है, पर उसी केस को हम अवॉइड करना चाह रहे हैं। उसकी इक्वेशन हमें लाइन की स्लोप पता हो तुरंत लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी इक्वेशन नहीं लिखी जा सकती, पर हम केवल अभी उन लाइन्स की बात कर रहे हैं जिसमें दोनों ही इंटरसेप्ट्स नॉन ज़ीरो हों। अब अगर यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन है तो इसका कोई वाई इंटरसेप्ट है नहीं, इसका एक्स इंटरसेप्ट तो है। अगर कोई वर्टिकल लाइन है जो वाई एक्सिस से पैरेलल है, डिफरेंट है वाई एक्सिस से, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट तो है पर वाई इंटरसेप्ट नहीं है, तो उन लाइन्स को भी हम यहाँ पे कैप्चर नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, सो कैन वी राइट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट। 2 पॉइंट फॉर्म में जो हमने सीखा था वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमें पता चल गया लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वन कैन जस्ट डू दैट। पर मैं इसका एक सॉर्ट ऑफ क्विक आर्ग्यूमेंट दे दूंगा, चालाकी भरा आर्ग्यूमेंट इन द सेंस कि मुझे आंसर जब पहले से पता है तो मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ। थोड़ा सा गेस वर्क वाला ये प्रूफ है। तो वी क्लेम द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स 1। ठीक है, ये आंसर है हमारा, और इट्स वेरी इजी टू सी वाई। सबसे पहली बात कि ये पहले तो वेल डिफाइंड एक्सप्रेशन है, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर नॉन ज़ीरो, तो ये एक वेल डिफाइंड इक्वेशन है। सेकेंड पॉइंट कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। बाय जनरल फॉर्म वी नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सम लाइन, किसी ना किसी लाइन की इक्वेशन ये है। एंड लास्टली दिस पासेस थ्रू a,0 एंड थ्रू 0,b। क्यों? क्योंकि अगर x की जगह a रखें और y की जगह 0 रखें तो ये 1 बन जाता है, विच इज़ द राइट हैंड साइड। एंड x की जगह 0 रखें, y की जगह b रखें तो ये 1 बन जाता है, विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो ये एक लाइन है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो फिर वो वही लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें लिखनी थी। तो दैट्स इट। अदरवाइज़ अगर ये प्रूफ नहीं पसंद आया तो आप 2 पॉइंट फॉर्म में जो हमने सीखा था बस वो यूज़ कर लें। 2 पॉइंट्स जिससे लाइन पास हो रही है पता है, तो लाइन की इक्वेशन पता है। वेरी सिंपल थिंग, कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर ये याद हो जाए तो ठीक है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। ये चीज़ याद रखना कोई मुश्किल तो है नहीं, मुझे याद रहता है, पर नहीं रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर जब भी लिखनी हो ये इक्वेशन, जब पता करनी हो कि क्या इक्वेशन है, यू कैन जस्ट डिराइव इट इन 1 मिनट, और अपने आप फिर चीज़ें याद हो जाती हैं डिराइव कर करके जब हम करते हैं चीज़ें। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड नाउ। पहला इलस्ट्रेशन पूछा गया है, ऐसी कितनी लाइंस हैं जो 2,3 से पास होती हों और एक ट्राइंगल बनाती हों विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसका एरिया 12 है। तो जैसे कोई भी लाइन अगर मैं इसके थ्रू बनाऊं, और मान लेते हैं वो लाइन ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होना चल भी जाएगा, पर वो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है, सो दैट एक्स और वाई इंटरसेप्ट वेल डिफाइंड है। तो कोई भी ऐसी लाइन बनाऊं तो वो कहीं पे एक्स एक्सिस को कट करेगी और कहीं पे वाई एक्सिस को कट करेगी। तो एक ट्राइंगल जैसे इस केस में मुझे मिल रहा है, वो लाइन अगर मैं ऐसी बनाऊं तो फिर एक ट्राइंगल मुझे यहाँ मिलेगा, या वो लाइन अगर मैं ऐसी बनाऊं जो 2,3 से पास हो रही है तो वो मुझे ऐसा ट्राइंगल देगी। कितनी ऐसी लाइंस हैं जो कि 12 के एरिया का ट्राइंगल देंगी? सो फॉर एग्जांपल, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं बहुत लगभग 0 स्लोप की पर पॉजिटिव स्लोप की लाइन बनाऊँ तो वो एक बहुत बड़ा ट्राइंगल यहाँ पे कट करेगी विद दी नेगेटिव डायरेक्शन, या रादर इन द सेकंड क्वाड्रेंट।
राइट। अगर एक लाइन है जो लगभग जीरो स्लोप की है पर फिर भी पॉजिटिव स्लोप की है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्राइंगल आएगा जिसका एरिया बहुत बड़ा होगा। राइट। पर जैसे जैसे मैं इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा, अभी ये लाइन है, फिर इसको थोड़ा रोटेट किया तो ये बन गई, फिर थोड़ा रोटेट किया तो ये बन गई, फिर एक बिंदु पर आकर के मुझे बहुत ही छोटा सा ट्राइंगल मिलेगा यहाँ पे जिसका एरिया लगभग ज़ीरो है। तो जब शुरुआत करी थी तो बहुत बड़ी एरिया का ट्राइंगल था, पर रोटेट करते करते हम बहुत छोटे एरिया का ट्राइंगल भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में एक बिंदु ऐसा भी आएगा जब एग्जैक्टली 12 का एरिया कट कर रहा होगा या कट हो रहा होगा। राइट। सो इससे इंट्यूटिवली क्या हमें मतलब, इनफैक्ट दिस इज ऑलमोस्ट अ प्रूफ कि एटलीस्ट इस डायरेक्शन में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली एक ट्राइंगल बनेगा जो कि 12 का एरिया रखता होगा। उसी तरीके से एग्जैक्टली एक ट्राइंगल हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कट करने को कट होता हुआ दिख जाएगा जो 12 का एरिया रखता है। प्रॉब्लम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने ऐसे मिल सकते हैं, मतलब ऐसी कितनी लाइंस हैं जो 12 का एरिया दे सकती हैं। राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दो ऐसे होने चाहिए, एक लाइन ऐसी आनी चाहिए और एक ऐसी आनी चाहिए जो दोनों का सेम एरिया 12 के बराबर, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा। पर कभी कभी इन सम स्पेशल केसेस मे बी दिस नंबर हैज़ बीन चोजन सो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली एक ही मिलेगा एंड दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर इन दिस दैट। ठीक है। तो ठीक है, हम इसको एल्जेब्राइकली करेंगे पर ज्योमेट्रिकली भी समझना अच्छा है। तो हमें एक सम ज्योमेट्रिक इंट्यूशन है, एक सोल्यूशन ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा। प्रश्न है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने सोल्यूशंस आएंगे। देखते हैं, क्वेश्चन को एल्जेब्राइकली हम रिकास्ट करेंगे। सो क्वेश्चन इज जस्ट दिस, सपोज द लाइन और सपोज अ लाइन passes through 2, 3 and has x-intercept a which is non-zero and y-intercept b which is also non-zero, such that it cuts a triangle of area 12 with the coordinate axes. राइट। कोई भी ऐसी लाइन हो जो 12 का एरिया काट रही हो, उसका कुछ एक एक्स इंटरसेप्ट होगा और कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा। वो लाइन एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ एक्स इंटरसेप्ट होगा और कुछ वाई इंटरसेप्ट होगा, और दो यूनिकली आइडेंटिफाई द लाइन। अगर मैं किसी लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट बता दूं तो वो लाइन मिल जाती है। दो डिफरेंट लाइन्स हैं तो दोनों का एक्स इंटरसेप्ट बराबर होगा तो वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट होना पड़ेगा, अगर वाई इंटरसेप्ट बराबर है तो एक्स इंटरसेप्ट डिफरेंट होना पड़ेगा। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है किसी भी लाइन का जो कि एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। उसके केवल आप मुझे एक्स और वाई इंटरसेप्ट बता दें तो लाइन डिटर्मिन हो जाती है इन अ यूनिक फैशन। ठीक है, बड़ी सरल सी बात। ऑल राइट, सो दिस इज सेम एज सेइंग, सो इसी बात को अगर इक्वेशंस में लिखें, सो दैट इज सबसे पहले तो ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस इज द एरिया दैट इज कट। अगर एक्स इंटरसेप्ट ए और वाई इंटरसेप्ट बी है तो एरिया इज दिस, हाफ ऑफ mod a into mod b. This is the area that is cut and that is equal to 12. Why is this the area that is cut? Well, अगर मेरे पास triangle है, this is a and that is b, तो what is the area? अगर a और b पॉजिटिव है तो it is half of a times b because half base into height। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर इसको बेस मान लूँ तो ये हाइट है, तो हाफ बेस इंटू हाइट इज द एरिया। पर रो नेगेटिव भी हो सकते हैं ए और बी। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे मॉड लेना पड़ेगा, दैट्स वाई यहाँ पे मॉड लिखा हुआ है। सो दिस इज द क्राइटेरियन फॉर दिस इज द कंडीशन फॉर एरिया बीइंग 12। पर हमको ये भी करना है कि लाइन 2,3 से पास हो रही है, तो उसके लिए 2/a + 3/b = 1। दिस इज एग्जैक्टली द कंडीशन कि लाइन 2,3 से पास हो। क्यों? क्योंकि वो लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, उसकी इक्वेशन इज दिस, ये अभी हमने देखा। तो ये लाइन कब 2,3 से पास होगी? जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तब और केवल तब जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो प्रश्न बस एग्जैक्टली यही है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं ए और बी, ऐसे कितने पेयर्स ए और बी हैं सच दैट ये दोनों बातें हो जाएं। प्योरली अलजेब्राइक का भी क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, सो दैट इज mod ab is equal to 24
और दूसरी इक्वेशन जो है वही है। अब अलजेब्रा ही खेलना है, कैसे भी कर सकते हैं। तो क्या किया, दिस इज सेम एज सेइंग दिस इज ए और बी दोनों ही नॉन ज़ीरो हैं, तो जो दूसरी इक्वेशन है उसको बोथ साइड में ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज सॉरी 3। कुछ नहीं किया, बस बोथ साइड ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दूसरी इक्वेशन इसके बराबर होगी। क्योंकि ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं तो ये किया जा सकता है, और कहीं पे कोई लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन या गेन ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन यहाँ थी वही एग्जैक्टली यहाँ है, वही सो ऑन एंड सो ऑन। तो हम कितने ए और बी ऐसे हैं जो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, यही ढूंढ रहे हैं। तो अब मॉड ए बी प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, मॉड ए बी नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। सो if or maybe case 1, सॉरी व्हेन आई से मॉड ए बी पॉजिटिव नहीं, आई वांटेड से ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो केस 1 ए बी इज इक्वल टू 24, दूसरा केस होगा ए बी इज माइनस 24। सो देन तो ए शुड बी 24 अपॉन बी, और वो अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, राइट साइड तो 24 ही है, अगर ए बी इज 24 तो ये तो 24 हो गया। यहाँ पे ए को हम 24 बाई बी रख देंगे। सो दिस बिकम्स 2b प्लस 3 इंटू 24 बाई बी is equal to 24, which is same as saying b plus 36 by b is equal to 12, which is same as saying b square minus 12b plus 36 is 0. तो इससे हाँ, so well this is a perfect square, so this gives us b minus 6 whole square is 0, which gives b is 6. Note that जब हमने बोला था a b is 24, तो वेल लेट्स इग्नोर दैट। तो यहाँ से हमें एक ही सोल्यूशन मिल रहा है, b इज इक्वल टू 6, और a की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग 4 आएगी। इफ b इज 6 देन a इज 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही सोल्यूशन आएगा। जब a b की वैल्यू पॉजिटिव है तो कम से कम उसके लिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ही सोल्यूशन आ रहा है, b इज 6 एंड a इज 4। एक ही लाइन ऐसी बन रही है। और जब ए बी की वैल्यू नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सोल्यूशन आएगा भी नहीं। जब ए बी नेगेटिव है तो कम से कम ए और बी में कोई ना कोई नेगेटिव है, तो वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ से एक्चुअली ऐसा हो गया, ये जो नंबर 12 है वो एक्चुअली ऐसा चुना गया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जैक्टली एक सोल्यूशन आए। सवाल जिसने बनाया उसने बहुत देख करके नंबर चुने हैं, ठीक है। सो हियर ओनली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन लाइन। और केस 2 AB is minus 24. So again we are not interested in finding the solutions, हमें बस number of solutions बताने हैं, पर ठीक है हम solutions निकाल ही देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So then A is minus 24 by B and thus 2B minus 3 into 24 by B is minus 24। इस इक्वेशन को अगर देखें तो a की जगह पे माइनस 24 बाई बी और ए बी के प्लेस पर माइनस 24, बिकॉज दिस इज आवर केस दैट वी आर कंसिडरिंग। सो दिस गिव्स अस बी स्क्वायर प्लस 12b माइनस 36 इज 0, और यहाँ पे b की दो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। सो b इज इक्वल टू जस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सो दैट विल बी 12 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 36, 4 इंटू 36 ऑल्सो इज 12 स्क्वायर, जो भी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है। दिस टर्न्स आउट टू बी माइनस, या रादर कैसे लिखें, -6 1 प्लस माइनस √2, आई थिंक ये आ रहा है। दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, दो आनी भी चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एक आ रही हैं तो वो तो ठीक है, जो भी आई, एक यहाँ से ट्राइंगल आना चाहिए और एक यहाँ से आना चाहिए, तो निश्चित रूप से दो वैल्यूज़ तो आनी ही चाहिए थी। तो यहाँ से 2 सोल्यूशन बेसिकली आप विचार कर सकते हैं, 2 solutions, and therefore the answer is 3।
राइट, बी की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इससे करस्पॉन्डिंग ए की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, मतलब एक बी की वैल्यू के लिए एक ए की वैल्यू आएगी और दूसरी बी की वैल्यू के लिए दूसरी ए की वैल्यू आएगी, राइट। whatever, so I hope this is clear. This was not a difficult question. ज्योमेट्रिक इंट्यूशन और अलजेब्रा के बीच में कनेक्शन देखना ज़रूरी है। ओके, अब सवाल है, एक आदमी है जो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है और एक अजीब सी कंडीशन दी हुई है कि जो अरिथमेटिक मीन है ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन, जिस लाइन पर वो चल रहा है उसके इंटरसेप्ट्स का रेसिप्रोकल करके अरिथमेटिक मीन ले लिया तो 1/4 मिलता है। तो मान लेते हैं एक्स इंटरसेप्ट उस लाइन का ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, तो हमें क्या बताया जा रहा है, 1/a प्लस 1/b का अरिथमेटिक मीन यानी उनका एवरेज। अरिथमेटिक मीन कुछ नहीं होता, बस एवरेज को बोलते हैं। अगर दो नंबर दिए हैं अल्फा और बीटा तो उनका अरिथमेटिक मीन इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो रेसिप्रोकल करके अगर अरिथमेटिक मीन लिया तो 1/4 है, बस इसी बात को बोला जा रहा है इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि 3 पत्थर रखे हुए हैं इन दीज लोकेशंस, 1,1, 2,2 और 4,4 पे तीनों पर पत्थर रखे हुए हैं और पूछा गया है कि उस व्यक्ति के पथ पर विच ऑफ द स्टोन्स आर देयर इन द पथ या पाथ ऑफ द मैन। ये सवाल है, बड़ा ही वाहियात सा सवाल है, पर ठीक है। तो फाइन, it's very simple. So the equation of the line, so let A be the x-intercept and B be the y-intercept of the line जिसमें वो आदमी चल रहा है। और क्योंकि सवाल में उनको रेसिप्रोकल किया गया है, अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंटरसेप्ट, तो वो इंटरसेप्ट नॉन जीरो हैं, ये भी हमें पता है, ए और बी दोनों ही नॉन जीरो हैं। So the equation of the line is, the equation of this line is x upon a plus y upon b equals 1। ये है लाइन की इक्वेशन। और हमको क्या पता है कि 1/a प्लस 1/b, सो वी नो, ये गिवन ही है क्वेश्चन में, गिवन 1/a प्लस 1/b का हाफ इज 1, right? Sorry, is not given to be 1, it's given to be 1/4. The arithmetic mean of the reciprocals is 1/4, तो ये 1/4 के बराबर है। तो इससे हमें मिला कि 2/a प्लस 2/b इज 1। लाइन की इक्वेशन ये थी और हमको ये कंडीशन दी हुई है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2,2 इज ऑन दिस लाइन, राइट। अगर x की जगह 2 और y की जगह 2 रख दें तो ये सेटिस्फाई हो रही है, रादर मतलब अगर x की जगह 2 और y की जगह 2 रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये गिवन टू बी ट्रू है। सो दस 2,2 इज ऑन द लाइन और ऑन द पाथ ऑफ द मैन। तो कम से कम ये तो पक्का हो गया कि ये है उस इंसान के पाथ पर। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 1 है, वेल 1,1 को उस आदमी के पाथ पर होने के लिए क्या होना, ट्रू होना ज़रूरी है। x की जगह 1 और y की जगह 1 डालने पर ये ट्रू हो जाए, पर वो नहीं हो सकता है क्योंकि ये ट्रू है। वॉट दिस कंडीशन इज सेइंग, ये जो कंडीशन है ये एग्जैक्टली यही तो कह रही है कि ट्वाइस ऑफ 1/a प्लस 1/b इज 1। ये हमको पता है ट्रू है। तो अगर ट्वाइस ऑफ दिस क्वांटिटी इज 1 तो x की जगह 1 और y की जगह 1 डालने पे फिर तो 1 नहीं मिलने वाला ना। अगर किसी संख्या का 2 गुना 1 के बराबर है तो वही की वही संख्या तो 1 के बराबर नहीं हो सकती। सिमिलरली 4,4 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। सो ओनली b, द ओनली stone amongst these 3 stones is the stone B that is on the path of the man. Very simple. All right. लास्ट में एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें this is point A 0,16 and this is point B 8,0. Point P is chosen in the first quadrant on this line. तो ये जो लाइन है A और B से पास होती हुई उस पर कोई पॉइंट P है, वेरिएबल है अभी, उस पॉइंट P की कोई आइडेंटिटी नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस। C और D, एक बार P चुन लिया गया तो C और D कैसे चुने जा रहे हैं। C इज द पॉइंट दैट यू गेट व्हेन यू प्रोजेक्ट दिस ऑन द y एक्सिस
and D is the point that you get when you project this on the x-axis, right? Vertically project करना बस, और फिर एक रेक्टेंगल मिलेगा PDOC, राइट? क्योंकि ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90, और फिर ऑटोमेटिकली ये 90, तो ये एक रेक्टेंगल है जो बन रहा है। जैसे जैसे पॉइंट पी इस पे वेरी करेगा, जैसे जैसे पॉइंट पी इस पे वेरी करेगा, वैसे वैसे ये रेक्टेंगल भी वेरी करेगा। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P इफ PDOC इज अ स्क्वायर, इन जनरल तो ये रेक्टेंगल है, पर किसी एक विशेष P के लिए स्क्वायर बन सकता है। तो पूछा गया है कि वो जो भी P हैं या वो जो भी P's हैं, क्या हो सकता है मल्टीपल P's हों ऐसे, ए प्रायरी हमें नहीं पता, तो उसके लिए सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पूछा गया है। तो इसको हम दो तरह से देखेंगे, एक है कि प्योरली कॉम्पिटेशनल तरीका, और दूसरा फिर हम ज्योमेट्रिक तरीके से देखेंगे इसको। थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज़ करेंगे तो तुरंत आंसर आएगा। सो फर्स्ट मेथड सोल्यूशन, खुद से सोचें इस पर, मैं बताऊँ उसके पहले खुद से सोचें। तो let P be is equal to H comma K be such that PDOC is a square, right? तो अगर PDOC एक स्क्वायर है, अगर ये एक स्क्वायर बन रहा है, तो जो x कोऑर्डिनेट है P का और जो y कोऑर्डिनेट है वो बराबर होने पड़ेंगे। अगर ये स्क्वायर है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो ऑटोमेटिकली फिर P के जो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं वो बराबर है। सो देन H इज इक्वल टू K एंड P सेटिस्फाइज, मतलब P इस लाइन पर लाई कर रहा है, एंड H अपॉन 8 प्लस K अपॉन 16 इक्वल्स 1। इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन इज x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, और P इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये होना ज़रूरी है। पर H इज इक्वल टू K, तो यहाँ पे मैं H ही लिख सकता हूँ, राइट? दैट्स इट। सो H अपॉन, तो इससे क्या मिला? इससे मिला कि 3H अपॉन 16 इज 1, यानी 3H इज इक्वल टू 16, यानी कि H इज इक्वल टू 16/3, और यानी कि H प्लस H, यानी कि, और रादर H प्लस K, H और K दोनों बराबर ही हैं, पर मैं H प्लस K जानबूझ कर लिख रहा हूँ। दिस इज 32/3 एंड दैट इज योर आंसर। तो दिस इज द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पर दूसरी तरह से सोचें, मैं दिस इज ओवर, द सोल्यूशन हो गया फिनिश। पर दूसरी तरह से सोचें, अगर एक बार के लिए इस लाइन को भूल जाएं और केवल वो देखें कि कौन से ऐसे पीस हैं सच दैट PDOC इज अ स्क्वायर, इस लाइन को भूल ही जाएं एकदम से, कौन से ऐसे पॉइंट्स भी हैं सच दैट PDOC इज अ स्क्वायर, और केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो वो पॉइंट्स होंगे H, H के फॉर्म के, राइट? वो इस लाइन पर लाई कर रहे होंगे, ये जो लाइन है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो पॉइंट भी है वो कुछ नहीं है, इस लाइन का इंटरसेक्शन है इस लाइन से। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू x या y माइनस एक्स इज 0, एक ही बात है। और इस लाइन की इक्वेशन हमें पता है, तो उन दोनों को बस इंटरसेक्ट करना है। दो लाइंस मिल गई तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। दैट इज अनदर अप्रोच, मे बी दिस इज फास्टर। मुझे लग रहा था वो वाला फास्ट हो जाएगा, बट दिस इज ऑल्सो, आई मीन दिस इज मे बी फास्टर, मे बी एट। So fine, with that I think I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.